वेरी हाई चांसेस कि कनाडा की पीआर हो जाएगी और फ्रेंच भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीआर लेना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। फ्रेंच सीख लो, कहना बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं क्या करूंगा कि भी पीआर कैसे मिलेगी, तो सेम चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं तो ये लाइन सोशल मीडिया पे आप कम से कम 681 बार तो सुन चुके होंगे। मैंने भी काफ़ी बार बोला है कि भी आज के टाइम पे मतलब 2025 में कनाडा की पीआर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इनफैक्ट आगे आने वाले कुछ 2-3 सालों में भी पीआर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने आप को कुछ सिनेरियोज के अंदर पुट करके देखूंगा और ये देखेंगे कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन के अंदर होता तो अपनी कनाडा की पीआर लेने के लिए मैं क्या करता। ये कोई इमिग्रेशन एडवाइस नहीं है, बस यही अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं होता तो चीज़ों को मैं किस तरीके से नेविगेट करता। अब यार सबसे पहला सिनेरियो तो ये आता है कि अभी मैं कनाडा के अंदर नहीं हूँ, मैं कनाडा आने की प्लानिंग कर रहा हूँ और मेरी अभी जस्ट 12th कंप्लीट हुई है। इसी साल मेरे बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, रिजल्ट वगैरह आए हैं, रिजल्ट ठीक ठाक आया है, लेकिन अब मेरे को तुरंत कनाडा जाना है, मेरे को कोई आगे पढ़ाई नहीं करनी है अपनी होम कंट्री के अंदर। तो उस केस में दो कैटेगरीज हैं, हेल्थ केयर या फिर स्किल्ड ट्रेड्स। इन दो कैटेगरीज से रिलेटेड मैं कोई कोर्स करने के लिए आता और अपना जो करियर है इन्हीं दो कैटेगरीज में परस्यू करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये दो ऐसी कैटेगरीज मेरे को पर्सनली लगता है कि इनकी कनाडा के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्टेज है। मतलब इनसे रिलेटेड लोगों की कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वो जो दूसरी कैटेगरीज है ना, जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाली पहले होती थी या फिर एजुकेशन वाली होगी या फिर स्टेम वगैरह, जो दूसरी कैटेगरीज हैं मेरे को लगता है थोड़ी सी टेम्परेरी है। आगे आने वाले 2-3 सालों में हो सकता है कि वो एक्सप्रेस एंट्री से निकाल दी जाए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाली कैटेगरी निकाल दी गई थी। लेकिन हेल्थ केयर और स्किल ट्रेड्स ऐसी कैटेगरी हैं जिनकी कनाडा के अंदर हमेशा से डिमांड रही है और फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली रहेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है स्किल ट्रेड्स या फिर हेल्थ केयर के अंदर जाने का, मेरे को आईटी करनी है या फिर मैं अकाउंट्स में, फाइनेंस में या फिर किसी और रैंडम फील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं एक ऐसी प्रोविंस के अंदर पढ़ाई करने के लिए आता जहाँ पे आज के टाइम भी पीएनपी लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। प्रॉपर तरीके से मैं रिसर्च करता, मे बी जैसे कि सस्कैचुअन, मैनिटोबा या फिर अटलांटिक प्रोविंसेस वगैरह होगी, तो ऐसी प्रोविंस में जाता जहाँ पे मेरे को पीएनपी मिल सके। अब अगला सिनेरियो ये आता है कि अभी स्टिल मैं कनाडा के अंदर नहीं हूँ, मैं अपनी होम कंट्री में हूँ और कनाडा आने की प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी होम कंट्री के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है 3 साल की या फिर 4 साल की, और अब मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। मे बी रीज़न वही हो सकता है कि भी इन्फ्लुएंस हो गए या फिर दोस्त वगैरह चले गए, या फिर मेरे को लगता है कि भी कनाडा के अंदर मेरा बढ़िया करियर बन जाएगा एज़ कम्पेयर टू माई होम कंट्री। तो उस केस में सबसे पहली चीज़ ये करता कि अगर पॉसिबल है तो मैं 1 साल का अपना वर्क एक्सपीरियंस एक रेलिवेंट फील्ड में, जिसकी कनाडा के अंदर भी थोड़ी बहुत डिमांड है, उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करता। उसका रीज़न अभी आगे बताता हूँ आपको वीडियो के अंदर। और दूसरी चीज़ जिसका मैं ध्यान रखता वो ये है कि मैं कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्स की तरफ देखता भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स परस्यू करने के लिए कनाडा आता। और उसके साथ साथ मैं कोशिश करता कि ऐसी प्रोविंस के अंदर अपनी पढ़ाई करूं जहां पे आज के टाइम पे पीएनपी लेना थोड़ा सा इजी है। फ्यूचर का तो पता नहीं 2-3 सालों बाद क्या होगा, लेकिन अपनी प्लानिंग आज के हिसाब से हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं एडमिशन लेने की कोशिश करता जो कि थोड़ी सी रिकॉग्नाइज्ड है, अच्छी रैंकिंग है। ऐसा नहीं है कि वही डाउनटाउन के अंदर एक बिल्डिंग के अंदर 4 कमरे खोल दिए, वहीं पे ऑफिसेज हैं बहुत सारे, वहीं पे पता नहीं क्या कुछ है और बीच में कहीं यूनिवर्सिटी है। ऐसी जगह मैं बिल्कुल भी पढ़ाई ना करता। तो ये सीन है। बाकी अब देखते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट क्यों है। अब वो जानने के लिए हम आ गए सीआरएस कैलकुलेटर पे। अब इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप भी जाके सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैरिटल स्टेटस देखें तो उसको अभी फिलहाल सिंगल लेके चलते हैं, शादी नहीं हुई है, एज ग्रेजुएशन की हुई है, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं तो मे बी 26 या 27, तो 27 लेके चलते हैं। उसके बाद जो एजुकेशन है वो हमारी मास्टर्स हो जाएगी। जब पीआर अप्लाई करेंगे तो हम कनाडा के अंदर मास्टर्स कर चुके होंगे, तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आ गई। उसके बाद पूछ रहा है कि भी आपने कैनेडियन डिग्री वगैरह अर्न की है, हाँ जी की है, यस। उसके बाद पूछ रहा है कि भी आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, तो ये 3rd वाला आएगा मास्टर्स वालों के लिए, ये सिलेक्ट कर लिया। ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ जी इंग्लिश है हमारी, तो यस। कौन सा टेस्ट दिया था, सेल्फ पिप लेके चलते हैं, क्योंकि आजकल मैंने काफी सारे स्टूडेंट से सुना है कि भी सेल्फ पिप आइल्ट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी है। उसके अंदर आ गया 9, लिसनिंग में भी 9, रीडिंग में भी 9 और राइटिंग के अंदर भी 9। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट, अभी फिलहाल नहीं है, हमने सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम दिया है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, मास्टर्स करने के बाद हम कनाडा के अंदर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। और अपनी होम कंट्री में अभी फिलहाल नो एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर अ कैनेडियन प्रोविंस, नहीं है। वैलिड जॉब ऑफर एलएमआईए वाला फायदा भी नहीं है लेने का, अब तो पॉइंट्स ही हट गए, तो नो। नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी, नो। कोई हमारा ऐसा भाई या फिर स्पाउस का भाई बहन नहीं है जिसके पास पीआर हो, तो ये भी नो। तो अपना सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा सीआरएस स्कोर बनता है 502, जो कि स्टिल कम है। 502 आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही स्कोर नीचे आने लगता है 515 के आसपास आता है तो वो आईटीएस कम कर देते हैं और स्कोर फिर से ऊपर चला जाता है। लेकिन हमने अपना वर्क एक्सपीरियंस अपनी होम कंट्री में अभी नन किया था, तो उसको 1 साल कर देते हैं, जो मैं करता। तो जैसे ही इसको 1 साल करते हैं, फिर अगर स्कोर कैलकुलेट करें
तो हमारा CRS स्कोर आता है 552, जो अगर होगा तो डेफिनेटली हमको ITA आ जाएगी और हमारी PR हो जाएगी और हम बन जाएंगे पक्के कनाडा वाले। तो इस केस में अगर मेरी ग्रेजुएशन होती तो मैं 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन करता, साथ के साथ अपनी रिसर्च वगैरह करता रहता, क्योंकि 1 साल कोई लंबा टाइम नहीं होता, सारा प्रोसेस होने में 1 साल लग ही जाता है। तो प्रॉपर रिसर्च करता, अपने रेफरेंस लेटर्स वगैरह कलेक्ट करता, क्योंकि मास्टर्स कर रहे हैं उस वक्त एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता, फिर मास्टर्स करने के लिए कनाडा आता तो हिसाब किताब बढ़िया रहता। अब उससे अगला सिनेरियो ये आता है कि भाई हम कनाडा ऑलरेडी आ चुके हैं, अपना दूसरा, तीसरा या फिर चौथा सेमेस्टर चल रहा है, पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, मतलब अब चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कोर्स चेंज कर लें ताकि हमारी कैटेगरी चेंज हो जाए। तो उस केस में मैं क्या करता, जैसी पढ़ाई कंप्लीट होती मैं ऐसी जॉब लेने की कोशिश करता जो वो एक्सप्रेस एंट्री की 5 कैटेगरीज है ना, वैसे तो 6 कैटेगरी हैं लेकिन फ्रैंकोफोन कैटेगरी को मैं अभी हटा रहा हूँ। तो रिमेनिंग जो 5 कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज से रिलेटेड मैं कोई जॉब लेने की कोशिश करता, ताकि मेरे को इतने ज़्यादा CRS स्कोर के लिए भागदौड़ ना करनी पड़े, क्योंकि जो 5 कैटेगरीज हैं उनके अंदर जो CRS स्कोर है, जो कट ऑफ है, वो बहुत ज़्यादा कम आता है और उसकी प्रिपरेशन मैं पहले से ही स्टार्ट कर देता। मैं पढ़ाई कंप्लीट होने का वेट ना करता कि जब पढ़ाई कंप्लीट होगी फिर देखेंगे क्या करना है, ना भैया, सेकंड सेमेस्टर में हो, तीसरे सेमेस्टर में हो, पहले सेमेस्टर में हो, जो भी सिचुएशन है अभी से ही सारी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अपनी रिसर्च, अपनी नेटवर्किंग, कोई कोर्स करना है, कोई सर्टिफिकेशन करना है, साइड पे वो करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर पॉसिबल ना होता कि भी ऐसी कैटेगरी के अंदर मेरे को जॉब मिल ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं, तो उस केस में मैं एक ऐसी प्रोविंस में स्विच होता जहां पे PNP लेना थोड़ा सा ईजी है, मतलब वहां पे मूव हो जाता। और इस सिनेरियो में भी मैं वेट ना करता कि भाई पढ़ाई कंप्लीट होगी फिर वर्क परमिट पे 1 साल काम कर लेंगे यहीं पे जहां पे मैंने पढ़ाई की है, या फिर 2 साल काम कर लेंगे फिर देखेंगे भी प्रोविंस स्विच करनी है। ना भैया, जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुई अगले दिन बैग्स पैक किए और उस प्रोविंस में मूव हो गए जहां पे PNP लेना थोड़ा सा ईजी है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अभी रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में, जो मर्जी सिचुएशन है, अभी से रिसर्च करना स्टार्ट करो, लोगों से बात करो, कंसल्टेंट वगैरह के साथ कंसल्ट करो, या फिर जो दूसरे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जैसे कि अटलांटिक प्रोग्राम हो गया, RCIP वगैरह हो गया, उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करता, या फिर उनको फुलफिल करने की प्लानिंग करता। और पढ़ाई कंप्लीट होते ही वर्क परमिट चाहे अप्लाई नहीं किया या फिर कुछ भी नहीं किया, आज क्लासेस कंप्लीट हुई, कल मेरे को बैग पैक करके निकलना है, और वो तभी हो सकता है जब पहले से प्लानिंग कर रखी हो। ये भी पॉसिबल नहीं है कि भी ना ही कैटेगरी की जॉब मिल सकती है, ना ही हमारी प्रोविंस वगैरह स्विच हो सकती है, मेरे को इसी के अंदर रहना पड़ेगा, इसी सिटी के अंदर मैं रहना चाहता हूँ। तो उस केस में तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं फ्रेंच सीखने की कोशिश करता, क्योंकि अगर फ्रेंच सीख लेते हैं तो PR ऑलमोस्ट आज के टाइम पे शॉर्ट है। अभी रिसेंटली जो ड्रॉ निकला है फ्रेंच कैटेगरी का वो है 481 का कट ऑफ। तो अगर कोई पर्सन 12th के बाद कनाडा में 1-2 साल का डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करता है और फिर अपने सेल्फ एग्जाम में हर एक मॉड्यूल में 9 स्कोर लेके आता है, मेहनत करता है बढ़िया तरीके से, और फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो 1 साल का कनेडियन एक्सपीरियंस गेन करता है एक एलिजिबल ऑक्यूपेशन के अंदर, तो उसका CRS स्कोर बनेगा अराउंड 425। इस स्कोर के साथ PR लेना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतना कम तो नहीं आने वाला जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए। लेकिन जैसे ये बंदा अपनी फ्रेंच कर लेता है और फ्रेंच के अंदर सारे मॉड्यूल्स के अंदर B2 स्कोर कर लेता है अपने टफ एग्जाम में, डेफिनेटली मानता हूँ कोई इजी काम नहीं है, लेकिन PR लेना भी आजकल इजी नहीं हो रखा। तो अगर बंदा मेहनत करता है और B2 ले आता है 6 महीने 8 महीने, जितनी जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे उतना आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, 1 साल 1.5 साल जितना भी आपको टाइम लगता है, और B2 बंदा ले आता है तो अपना स्कोर बन जाता है 487। अभी रिसेंटली जो ड्रॉ निकला है उसमें था 481 कट ऑफ। और ये तैयारी वगैरह करते हुए बंदे का वर्क एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा, तो 1 साल के बाद उसका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब कैलकुलेट करें तो स्कोर बन जाता है 512। तो PR होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही जनरल कैटेगरी से हट के हम फ्रेंच वाली कैटेगरी में आ जाएंगे जिसका CRS कट ऑफ कम आता है। अब अगला सिनेरियो ये है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद कनाडा आया हूँ, लेकिन मेरे पास अपनी होम कंट्री में कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को ज़्यादा जल्दी थी, भाई कनाडा मेरे को पहुँचना है, तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसी साल के सितंबर इनटेक में मैं कनाडा पहुँच गया। अब मैं क्या करूँगा कि भी PR कैसे मिलेगी, तो सेम चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसी कैटेगरी की जॉब लेने की कोशिश करूँगा जिसकी एक अलग कैटेगरी है और जो CRS कट ऑफ है उसका थोड़ा सा कम आता है, ताकि वही मेरे को इतनी भागदौड़ ना करनी पड़े, ज़्यादा स्कोर मेरे को चेज ना करना पड़े। अगर ये नहीं हो पाता है तो दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसी प्रोविंस में मूव होने की कोशिश करूँगा जिसकी प्लानिंग मैं पहले सेमेस्टर से स्टार्ट कर दूंगा, जहाँ पे मेरे को PNP लेना थोड़ा सा ईजी रहेगा। और अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं तो उस केस में मैं फटाफट से फ्रेंच सीखना शुरू कर दूंगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद आया हूँ, कनाडा के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेता हूँ, तो CRS मेरा बनेगा 400
480, सेल्पिप में अगर 9999 आते हैं चारों मॉड्यूल्स के अंदर, और सेल्पिप में अगर दबा के मेहनत करता हूँ और 10 to 12 स्कोर ले आता हूँ हर एक मॉड्यूल के अंदर, तब भी यार स्कोर जो है वो 500 क्रॉस नहीं करता, वो 492 बनता है। लेकिन जब फ्रेंच के अंदर हर एक मॉड्यूल में B2 लेवल क्लियर हो जाता है तो उस केस में CRS स्कोर बन जाता है 542 विद सेल्पिप स्कोर ऑफ 9 इन ईच मॉड्यूल। वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग कैनेडियन PR। उससे अगला सिनेरियो ये आता है कि भाई मैंने अपनी होम कंट्री के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास 1 साल का या फिर 2 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है जो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर एलिजिबल होता है। और अभी फिलहाल प्रेजेंट में मैं कनाडा के अंदर अपना कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह परस्यू कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता था कि मास्टर्स करनी है, आ गए, अब तीसरा सेमेस्टर चल रहा है, खत्म होने वाला है, 1 सेमेस्टर रहता है, फीस भी भर दी है, तो अब क्या करें। तो उस सिनेरियो में अगर मैं होता तो सिंपली क्या करता भाई साहब, अपना सेल्पिप का मैक्स स्कोर लाने की कोशिश करता। अभी फिलहाल फ्रेंच को मैं टच ना करता, सेल्पिप में मतलब सारे मॉड्यूल्स के अंदर लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग 10 12 10 12 10 12 10 12 ये लाने की कोशिश करता। साथ के साथ कनाडा के अंदर अपना 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रेलेवेंट वाली जॉब में, मतलब वो नॉक टियर 0 1 2 या फिर 3 कैटेगरी के अंदर जॉब लेने की कोशिश करता। 1 साल कंप्लीट करता, उसके बाद देखते हैं क्या स्कोर बनता है, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। कैलकुलेट करें तो अपना स्कोर बनता है 517। देख सकते हो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अपनी होम कंट्री में, सेल्पिप के अंदर बढ़िया स्कोर 517 स्कोर बन गया। और जैसे ही अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस 1 साल से 2 साल का हो जाएगा तो अपना स्कोर हो जाएगा 542। वेरी हाई चांसेस कि कनाडा की PR हो जाएगी और फ्रेंच भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जोर कहाँ डालता सेल्पिप सीखने में, अगर मेरे पास ग्रेजुएशन होती अपनी होम कंट्री में और होम कंट्री में ही 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बंदा वेट करेगा उसको डेफिनेटली दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो वेट मत करना कि भी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आ जाए, या फिर TR भी ले लेते हैं, एक बार इंडिया हो आते हैं फिर देखेंगे क्या करना है, या फिर 1 साल रह लेते हैं यहाँ पे, कोई भी जॉब कर लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे सेव कर लेते हैं, या फिर कुछ ट्रिप मार आते हैं, घूम आते हैं, गड्डी ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इसकी वेट नहीं करता, पहले दिन से ही जैसे ही पता लगा कि भी PR होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, प्लानिंग करना शुरू की, रिसर्च करना स्टार्ट किया, कंसल्टेंट्स के साथ बात की, जो करना है वो करा और फिर पढ़ाई कंप्लीट होते ही एक्शन लिया, ज़्यादा वेट नहीं किया। इनफैक्ट अगर मेरे को जॉब अप्लाई करनी है तो उसके लिए सर्टिफिकेशंस वगैरह करता और चौथा सेमेस्टर जैसे ही स्टार्ट हो जाता तो जॉब्स को अप्लाई करना भी शुरू कर देता और नेटवर्किंग, रेफरेंसेस ढूंढने की कोशिश करता। तो ये हिसाब किताब है। कहना इजी है लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ्रेंच सीख लो, कहना बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब B2 स्कोर करना और ज़्यादा मुश्किल है। जब आइल्स में बढ़िया स्कोर लाने में ही भाई साहब तो उतने निकल गए, सेल्पिप में 10 12 लाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंच तो बिल्कुल ही भाई कुछ पता ही नहीं है, बॉन्जूर हुई के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो टाइम लगेगा, इसलिए पहले से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये हिसाब किताब है। बाकी हाँ, और तरीक़ों से किस तरीके से आप अपना CRS स्कोर बढ़ा सकते हो तो ये राइट वाली वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी गड्डी गुड्डी लैंड दी प्लानिंग चल रही है कनाडा के अंदर, तो उसके लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है तो जो वेल्थ सिंपल का रेफरल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड सबको पता लग चुका है अब तक, कीप हसलिंग।